मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 8%, सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में करीब करीब 7%, 6% रहता है, तो मध्य प्रदेश में उसने और उसको क्रॉस कर लिया। 8% वोट की कमी आ गई। अब देखिए 2019 में चुनाव जो हुए उसमें पहला चरण अगर आप देखेंगे तो 71.59%, 2024 में गिरकर 6.7%, यानी कि 67.08%, करीब 4.5% की कमी आई है। और करीब करीब 8% आप देखिए यहां पर हो जाता है दूसरा जो चरण है, यानी कि 64% वोटिंग मध्य प्रदेश में होती है 2019 में, 2024 में 58.62 हो जाता है और 8% की कमी यहां पर आती है। तो फर्स्ट फेज में अगर 4.5 है और टोटल डबल हो जाता है। अच्छा अनुराग, ये बताइए क्या प्रचार में कमी आ रही है? नेता तो उतना ही प्रचार कर रहे हैं, रोजाना हम देख ही रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में जब कमी नहीं है तो फिर वोटर क्यों नहीं निकल रहा बाहर? देखिए, निश्चित तौर पर यही वो यक्ष प्रश्न है कि जैसा कि विशाल ने कहा, न केवल चुनाव आयोग को परेशान कर रहा है बल्कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को परेशान कर रहा है कि लगातार रैलीज भी हो रही हैं, सभाएं भी हो रही हैं, रोड शोज भी हो रहे हैं, लेकिन जो तमाम पार्टियों के जो कोर वोटर्स हैं वो दरअसल छिपे कहाँ हुए हैं। अब इसको जो ज़मीनी हालात हैं, आप इसको टेम्परेचर कह सकते हैं, 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर है, शादियाँ बहुत हो रही हैं, ये एक वजह मान सकते हैं। ये वजह मान सकते हैं कि मतदाता सूचियों में जो नाम कट जाते हैं, ये भी मान सकते हैं। ये भी मान सकते हैं कि कहीं त्रुटियों के चलते जो पर्चियां नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर भी वही सवाल है कि यही परिस्थितियां तकरीबन 2009 के चुनाव में भी रही हैं, 2014 और 19 में भी। लेकिन 2014 और 19 में देखें तो बम्पर वोटिंग हुई थी एक तरीके से, जो पिछली सरकार को गिराने के लिए जनता घर से निकल कर आई थी। तमाम इन्हीं परिस्थितियों में, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो। एक बड़ी वजह यह माना जा सकता है कि इन चुनाव में इस बार जो है पिछले चुनाव की तरह जो फिजिकल जो कैंपेनिंग होती है वो बहुत कम हो गई है। बैनर नेता कैंपेन भी कर रहे हैं, नेताओं को सोचना पड़ेगा कि बाकी की जो चरण है उसमें ऐसा क्या करें कि जो वोटर है उत्साह दिखाएं और बाहर निकले। बिहार के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं आखिरकार बिहार में क्या ट्रेंड है, उसके बाद नीतीश से पूछेंगे कि क्या वजह रही है। हालांकि बिहार में थोड़ा सा आपको ना मिला जुला ट्रेंड देखने को मिलेगा अगर आप कंपैरिजन करते हैं मध्य प्रदेश और साथ ही यूपी से। अब किशनगंज में आप देखिए कि 2024 में 64% वोटिंग हुई है, 2019 में अगर बात की जाए तो 66.37% आया, तो करीब 2% का यहां पर आपको नजर आएगा, डिफरेंस नजर आएगा। उसी तरह से कटिहार में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है, बांका में भी आप देखते हैं तो वहां पर भी करीब 4% का ही यहां पर नजर आता है जो डिफरेंस है। बाकी कुछ जो इलाके रहे वहां पर हालांकि जो ट्रेंड थोड़ा सा अलग बताता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कटिहार देखिए 64.60 तो 67.63, तो यहां पर भी आपको जो डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। पूर्णिया की बात की जाए, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा, यहां तो 60% के करीब ही पहुंचा है, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं 2019 के मुकाबले में तो देखिए कि करीब करीब 5% की यहां पर कमी आ रही है। उसी तरह से भागलपुर ने काफी हैरान किया, भागलपुर में करीब करीब आप देखिए 6% सबसे ज्यादा है यहां पर, और बांका जैसे मैंने कहा कि यहां पर भी आपको 4% का नजर आता है, लेकिन कुल मिलाकर मिला जुला यहां पर देखने को मिला है। अब नीतीश, पूर्णिया तो समझ में आता है कि लोग कंफ्यूज ही हो गए, चलो कंफ्यूज हो गए किसको वोट देना, पप्पू यादव को देने जाएंगे, मीमा भारती को वोट देने जाएंगे या फिर हम जेडीयू को वोट देने जाएंगे, समझ में आता है। लेकिन बाकी जगह पे क्या हाल रहा, बिहार में इतना क्यों कम वोटिंग हो गई? हालांकि कुछ जगहों पे अच्छा भी हुआ है। देखिए, पिछले चरण के मुकाबले देखें तो स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी यदि आप 2019 से मुकाबला करें तो अभी भी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। 5 से 6% का अंतर कम नहीं होता है। यदि आप इसको वोट में देखें तो बहुत बड़ी वोटर जो कहें, बहुत बड़ी संख्या जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंची। हालांकि जिस इलाके में दूसरे चरण में वोटिंग हुई है, सीमांचल और आसपास के इलाके में, ये वो इलाका है जो एग्रेसिव वोटिंग के लिए जाना जाता रहा है। आम बिहार की तुलना में देखें, बिहार के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग होती रही है, लेकिन इस बार काफ़ी कमी आई है और जाहिर है बड़ी चिंता की बात है। देखिए, इस पूरे इलाके में पलायन एक बड़ी समस्या है। आप यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आपको हर घर में 1-2 व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कहीं बड़े शहरों में काम करने गया है, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बाहर रहती है। इसके अलावा जो भीषण गर्मी की बात कही जा रही है, यहाँ भी 42 से 44 डिग्री का तापमान जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, और इसलिए दूसरे चरण में हमने देखा कि कई मतदान केंद्रों पर शामियाने, टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कई जगह व्यवस्था नहीं भी थी, फिर भी जो है काफी कम संख्या में लोग निकले हैं। तो निश्चित रूप से अब चाहे विशाल हो, अनुराग हो, यहाँ पर आप लगभग आपसे जितनी बात करके समझ में आई चीजें कि एक तो हो सकता है मौसम एक वजह है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह को तो फिर भी आप कह सकते हैं कि लोग पार कर सकते हैं। लेकिन
जो जोश भरना है लोगों के अंदर, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं को करना पड़ेगा। क्या कहीं पर उनकी कैंपेन में कोई कमी रह जा रही है जिसकी वजह से ये हाल देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जा रहा है? ये तो चिंता वाली बात है, चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा होगा। उसका क्या नतीजा निकलता है उसके लिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला फेज बस आने वाला है। 7 मई को तो तीसरा फेज होगा। अब बात करते हैं गांधी फैमिली के गढ़ की, यानी कि अमेठी की और रायबरेली की, उत्तर प्रदेश की। इन दोनों सीटों पर देश की निगाहें टिकी हुई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से ताल ठोकेंगे, स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे? तो वहीं पर क्या रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह इस बार परिवार की ही लड़की यानी कि बेटी प्रियंका गांधी मैदान में उतरेगी? आज इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली से किसे टिकट दिया जाएगा इस पर मुहर लगेगी, फाइनल इस पर वर्डिक्ट आएगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से मैदान में ताल ठोक सकते हैं, तो वहीं पर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को उतारने का लगभग मन बनाया गया है, सिर्फ ऐलान करना है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग हो चुकी है। कल ही वोटिंग हुई है वहां पर, और जहां कल यानी कि सेकंड फेज में वोटिंग हुई, माना जा रहा है कि वायनाड सीट पर वोटिंग की वजह से अमेठी से राहुल गांधी के नाम के ऐलान में देरी की गई थी, ताकि वायनाड के वोटर्स में मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से अमेठी चले जाएंगे। इससे कांग्रेस के मिशन साउथ पर असर पड़ सकता था, इसी वजह से स्ट्रैटेजिकली ऐलान नहीं किया गया, यह कहना है कांग्रेस का। अब कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों में देरी के पीछे कांग्रेस की यही वजह रही है। इसलिए कल जैसे ही वायनाड में वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और माना जा रहा है कि बैठक में आज राहुल और प्रियंका ने नाम पर मुहर लगा दी है। और आपको यह बता दें कि यूपी में कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी, और वो रायबरेली की सीट थी जिसपे सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी 2019 में, जबकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे और स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। हालांकि उसके बाद वो वायनाड से जीत गए थे, इसी वजह से वो संसद पहुंचे थे। अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी फैमिली का गढ़ माना जाता है। 2004 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी अमेठी से लगातार चुनाव जीतते रहे, सांसद बनते रहे। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने एक बड़े मार्जिन से उनको हरा दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अपने गढ़ में दोबारा आएंगे? तो वहीं पर रायबरेली यूपी की एकमात्र ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस जीती है। खास बात यह है कि पिछले 2 चुनावों में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां कांग्रेस को हरा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है, माहौल बदला है। सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, जिस पर आज फैसला हो सकता है। या फिर कुछ चौंकाने वाला ऐसा हो सकता है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली चले जाए और अमेठी में प्रियंका गांधी को भेजा जाए? इंतजार करना होगा।